ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ? ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಮತದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನನಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹುಡುಗಿರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗಿರು ವೋಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸು ನನಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. MLA श्रीनिवास बहुत जोर से काम किया है और उनके साथ हमारे पिछले मेयर संपत राज, पिछले कॉर्पोरेटर्स जाकिर भाई, समीर, श्रीधर, अनेक लोग हैं ना, हम ये नूरजहां, ये सब बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं. हमारे देश में आज़ादी न्यूज़ चैनल्स का बहुत बहुत नेसेसिटी है और इसलिए जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गए हैं, हमको सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह इंडिपेंडेंट चैनल्स का बहुत नेसेसिटी है. और इस समय में ऐसे बेंगलोर अखबार की तरफ क्योंकि बेंगलोर अखबार की तरह जो चैनल आया है, अशफाक अहमद वगैरह बोल्ड और फियरलेस एडिटर है, इन ऐसे जैसे न्यूज़ चैनल्स हमारे सब के लिए बहुत अच्छा खबर देगा और हमारे लिए इंफॉर्मेशन देगा, इंसाइट देगा, न्यूट्रल और अनबायस्ड ओपिनियन देगा. इसलिए मैं बेंगलोर अखबार को बेस्ट विशेस देने के लिए आदाब और नमस्कार. आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार. When Barack Obama ran for his president in 2008, the slogan was change we believe in and the chant was yes we can. अब इंडिया में भी अगर हम इस इलेक्शंस की अगर बात करें तो यहां पर भी स्लोगन चल रहा है, चेंज की नहीं बात कर रहा है, छीन लेने की बात कर रहे हैं. जहां भी प्रधानमंत्री इस देश में जा रहे हैं, जहां भी प्रचार कर रहे हैं, उनका पूरा आरोप कांग्रेस पार्टी पर वो टारगेट कर रहे हैं. भले वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहां भी जा रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे. उनका रेफरेंस देना था कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे इंडिया का हम एक्सरे करेंगे, कैश बेस्ड सेंसस करेंगे, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेक करने के लिए. अब जो कंक्लूडेड हुआ है कर्नाटका का पहला चरण का मतदान 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसमें बेंगलोर नॉर्थ के कैंडिडेट प्रोफेसर राजीव गौड़ा, जो कर्नाटका की हाई प्रोफाइल बॉडी में वाइस चेयरमैन में जो प्लानिंग ये सब करती है और साथ ही साथ राज्यसभा के एक्स मेंबर भी हैं, अब उनका चुनाव हुआ है. आज हमारे साथ हैं कई लोग हैं जो इनको सुनना चाहते हैं. हम बात करते हैं. सर प्रोफेसर, वेलकम टू बेंगलोर अखबार. शुक्रिया अशफाक भाई. अभी जो चुनाव हुआ है, सुकून की नींद आई आपको 26 की नाइट को? क्या कहेंगे, कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव होने के बाद नींद बहुत अच्छा आ रहा है और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी, आराम भी ले रहा हूँ आज. इसलिए अब थोड़ा सा टेंशन भी है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, किसको पता है, ये सब अभी. सर अगर हम अपना असेसमेंट की अगर हम बात करें, एक होता है कांग्रेस पार्टी का असेसमेंट, एक होता है आपके लोगों का असेसमेंट होता है, मीडिया का एक असेसमेंट होता है. इन तमाम चीजों का 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपने देखा होगा तो आपको कितना प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है? अजम्पशन सब कहते हैं कि हम पूरा इंडिया जीत जाएंगे. नहीं, इधर लोगों ने वोट किया आपको? लोग बहुत जोर से वोट किया है और हमारे माइनॉरिटी लोग बहुत काम करके, प्रिपरेशन करके बहुत संख्या में आगे और वोट किए हैं. और इसलिए हमको और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसमें से. अच्छा. और भी देखते तो ये बेंगलोर नॉर्थ में एजुकेटेड वोटर्स बहुत है, वो सब उनमें थोड़ा सा लोग बीजेपी फेवर है, पर बहुत लोग मुझको देखकर, मेरा प्रोफाइल को देखकर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मुझको वोट देने के लिए आए हैं. ऐसा हुआ है. और हमारे वकलीगा कम्युनिटी में जो बहुत लोग हैं इधर, उधर भी ये लोग बोल रहे हैं ये हमारा मंडी में मगा, हमारा मने मगा, विच मीन्स हमारे घर का बच्चा है, घर का लड़का है. और इसलिए उस कम्युनिटी में भी
मेरे लिए बहुत फेवर हुआ है। और इन सब को आप इकट्ठे करते तो जीतना तो पक्का वेरी श्योर। पक्का। सर एक चीज हमने देखी सर, पूरा कर्नाटका में जितने 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, बेंगलुरु के 3 को छोड़ के सब जगह देहातों में इतने बड़े परसेंटेज में डालते हैं। यहाँ पर एजुकेटेड लोग रहते हैं। सर इनको प्रॉब्लम क्या होता है कि घर से आके वोट नहीं डालते? इनकी जिंदगी से बहुत खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है फीलिंग? या इस वोट परसेंटेज में थोड़ा सा और डिटेल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 वोटर्स ना अर्बन वोटर्स, थोड़ा सा लोग इधर भी वोटर्स है, गांव में भी वोटर्स है। Okay. उसका प्रैक्टिस ऐसा है कि वो गांव में जाके वोट करते हैं। Okay. तो इसलिए उनका 1 लाख वोट इधर नहीं होता, घर में वो जाके करते हैं। Okay. और ये अर्बन सेटिंग्स में लोग इधर रजिस्टर है पर रेंट दूसरे जगह में कर रहा है, दूसरे जगह चले गए हैं, ऐसा होता है। सो ये डिनोमिनेटर हम बोलते हैं, वो उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा है। सो इसलिए जो हम अर्बन वोटर्स में 55% देखते हैं बेंगलुरु नॉर्थ में, वो असली में 60-65% है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा लोग ये जुम्मे के दिन था ना, तो लॉन्ग वीकेंड करके हॉलिडे पे चले गए होंगे। सर जब मैंने आपको कैंपेन में मैंने आपसे इंटरव्यू किया तो आपने बताया था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लीड, आपने कहा था कि पुलकेशी नगर से मुझे सबसे ज्यादा लीड आएगा। आपने वहां के एमएलए से श्रीनिवास के बारे में, वहां के जो वोटर्स है जो आपको देख रहे होंगे या लीडर्स हैं, एमएलए सी श्रीनिवास हैं, क्या कहेंगे उस कैंपेन जिस तरह से उन्होंने चलाया है? एमएलए श्रीनिवास बहुत जोर से काम किया है, और उनके साथ हमारे पिछले मेयर संपत राज, पिछले कॉर्पोरेटर जाकिर भाई, जमीर, श्रीधर, अनेक लोग है ना, हम ये नूरजहां, और ये सब बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। और ऐसा हुआ है पुलकेशी नगर में कि अपोजिट कावल बैरसंद्रा एक जगह है, उधर हमारे वकलिया कम्युनिटी के बहुत लोग हैं। उम्मीद है कावल बैरसंद्रा आपको वोट हुआ है? थोड़ा सा होगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, फैमिली के लोग, फैमिली लोग हैं। और then that means you are not a stranger to no. The ex-corporator, there is one senior lady Gauramma, relative of mine. Okay. ऐसा, और इसलिए जहाँ वोट पिछले बार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, अभी मेरे तरफ आया होगा। और पुलकेशी नगर में हम जब रोड शो किए थे, बहुत जोर से किए थे, और वो सगाईपुरम अनेक वार्ड में, विशाल नगर सब जगह में लोग बहुत खुशी से, उत्साह से बाहर आ गए हैं, और हमको वोट देंगे। सो इसलिए और आप ये माइनॉरिटी लीडरशिप है ना, रिलीजियस लीडरशिप, और धर्मगुरु इतने सारे, वो सब वोट करने के लिए मैसेज दिए हैं, और इसलिए बहुत अच्छा परसेंटेज भी हो रहा है। सर अब लोगों ने अपना काम कर दिया है, जून 4 को डब्बे खुलेंगे, किस्मत आपके साथ आती है। आई अज्यूम यू आर डेजिग्नेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका सबसे पहला प्लान क्या रहेगा? क्योंकि आपको लोगों को आपसे काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपका बायोडाटा पढ़ के कि ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का प्रोफेसर, ये किस्मत बदल सकता है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर था, और इसलिए हम जो करेंगे आज आगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ऐसा करेंगे कि सब लोगों का समस्या क्या है, उसका इश्यूज क्या है, उन सब को सुनकर हमारे एमएलए और डिफीटेड कैंडिडेट्स उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और सोचिए, हमारा सरकार है कर्नाटक में, और हमारे ऑफिसर सबको हम कुछ बता सकते कि ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करना है वगैरह। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद हम फिर भी थोड़ा सा अकल उपयोग करके कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल है इसमें। हम लोगों के लिए और हमारे क्षेत्र के अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए काम करने के लिए तैयार है। अच्छा सर,
2014 के बाद का जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, जिस तरह की तब्दीलियां आई हैं, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स को अमेंड किया जाता है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द 1952 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इन्होंने अमेंड करके 2019 का इन्होंने जो बिल ला के इसको एक्ट बना दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने जो बना दिया है, आपको क्या लगता है ये डिविजिव पॉलिसी है? न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इसका है। हाउ विल यू सी दिस डेवलपमेंट? ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है और इसको हम बहुत जोर से विरोध किया है। इसके खिलाफ मैं ये जो अमेंडमेंट था पार्लियामेंट के अंदर, जब मैं राज्यसभा मेंबर था पार्लियामेंट के अंदर, उसके खिलाफ आवाज उठा हूँ। और इधर बिलाल बाग में, दिल्ली में शाहीन बाग की तरह जामिया के पास में, उधर सब हम इसके खिलाफ खड़े होके बात जोर से किए हैं, फिर भी आ गया है। पर हमारे ख्याल में ऐसे लेजिस्लेशन, ऐसे कानून हमारे संविधान के विरुद्ध है। ओके, इट्स नॉट करेक्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्युलर एजेंडा ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसलिए अगर जब हम सरकार शुरू करेंगे, हम इसको अमेंड करेंगे। आप अमेंड करेंगे, इसको खत्म करेंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वेर एवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवलिंग, ही इज स्पीकिंग टू पर्टिकुलर वर्ड्स ऑलवेज। देश को बचाने के लिए बीजेपी को वर्क इज वन स्लोगन इज टू सेव नेशन। अब ये खुद प्राइम मिनिस्टर 10 साल से हैं, अगर ये देश को बचाने की बात करें तो अच्छा है किसी और के हाथ में दे दें, ये एक सवाल है मेरा सर। और दूसरा कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, ये हमेशा अमित शाह कहते हैं, सब कहते हैं हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में है तो खतरा किससे है? कांग्रेस पार्टी से या मुसलमानों से है? क्या कहेंगे सर? हिंदू खतरे में नहीं है। देश को बचाने के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि देश बहुत अच्छा, हिंदू वैसे था, देश भी अच्छा तरह चल रहा है। ये देश सबके लिए है। सर्वधर्म को इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है वो सिर्फ वोट्स के लिए बोल रहा है। इसका पहले से ही इसका मैसेज और विजन बहुत नैरो है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, सब लोगों को इधर जगह मिलना है, सब लोगों को इधर इज्जत मिलना है, ओके, गौरव मिलना है। वो सब उसके विचारधारा में ऐसा नहीं है ना। उसका विचारधारा एक ही धर्म सबसे आगे होना चाहिए और वगैरह। और जो डायलॉग्स देते हैं खतरे में है, कुछ तो खतरे में नहीं है। हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसा है। हमारा हिंदू धर्म भी ऐसा है। और ये लोग हमारे हिंदू धर्म को मिसयूज करके ऐसे डिवीजन और पोलराइजेशन फैलाकर ये बहुत लोगों को तकलीफ दे रहा है। हमारे देश में शांति चाहिए। हम सब इकट्ठे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ओके, ऐसा होना चाहिए हमारे देश में। जब ईद के दिन आप मुझको इनवाइट करते हैं बिरयानी खाने के लिए, क्रिसमस के दिन दूसरे लोग मुझको बुलाते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को आप भी आ सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम बड़ी टेंशन देने वाले हैं और इससे कोई फायदा नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश में अमान के लिए। ओके, प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, उसके लिए सवाल है जो 5 guarantees द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड एंड फॉर व्हिच दे हैव earmarked more than 50,000 crores. So BJP allegates that it affects fiscal deficit, maintain नहीं कर सकते. It also hampers the infrastructure development projects across the Karnataka. How will you see this, sir? So first, is it a freebie? No. So first, understand why we needed to bring these guarantees, right? In 10 years of Prime Minister Modi's government, we have seen 3-4 major economic impacts on the poor. One is price rise. Yeah. The price of petrol is double. The price of gas cylinders has gone up much more than double, right? The price of food stuffs has gone up. People's income has not gone up.
if your income is the same, while the price of everything is doubled, you have to survive on half, right? So that's why we are concerned that people are starving. We need to do something. Remember, in any case, this is the fastest growing economy in the world, but 83 crore people receive free food grains every day. Yes. Yes. That's the level of inequality in this country. So we have seen this. We've seen that unemployment has worsened under Modi Sarkar, 10 years. We've seen that women are dropping out of the workforce. So these are all real problems and challenges that, when they drop out of the workforce, it means that they've lost their hope. They are dispirited and disillusioned. We don't want that. So that's why we brought in these. The Anna Bhagya, 5 kgs extra rice per person. Nobody should starve. We want to make sure that women who manage the household, that they get 2,000 rupees extra a month to adjust a little bit because of price rise and all that. Women who want to go to work or for education, they should, in this new constrained environment, they should not feel the pressure. So we are giving them free bus travel. For electricity, right? We're giving them for the household itself to make it easier for them to live, free electricity. Okay. And for youth, unemployed youth, we're giving them an allowance so that they're able to, survive for 1 or 2 years before, before they can get a job, right? So these are the kinds of things. These are what are called minimum social safety net measures to keep our people, to just make sure that they're not in distress. Okay, 10 years, the effect of Modi Sarkar and demonetization, all these other things, is put people in distress. In 10 months, we have reached out and healed their pain. We're giving them support. And now, once we come in Delhi, we're going to give much more money to women, to students, unemployed. We're going to give them apprenticeship, various things that solve their problems and demonstrate that we have compassion and empathy for their concerns, and we want to make sure that life is better for them. Now, this is important to keep people surviving. Now, next, what kind of impact will it have on the budget? At least in Karnataka, these sorts of programs have no negative impact because we're taking care of our people. What are people going to do with this money? Are they going to buy gold and keep it in the savings account? No, they're going to spend. Now, in economics, consumption drives economic growth through something called a multiplier impact. Okay, so this money goes into consumption, people spend, and that kickstarts the economy. There will be more taxes that will be generated as a result, and then we use those taxes to provide more of these benefits and for infrastructure and other issues. So economically, we're able to manage this. We're not getting into great debt. We're not messing up in a big way. Professor, you are sure that 40 million Kannadigas who are using these 5 guarantees will reciprocate the same through the oaths elections? See, we do it because it is our duty. Okay. It is our ideological commitment to the poor to make sure that nobody is hurt and suffering. Now, whether this will result in votes for us or not, it is up to the people. Okay. But wherever I have gone during the campaign, people are very grateful. People are, so happy that the Congress has taken care of them in their time of difficulty. Sir, a very last question. आपके 2 neighborhoods, Bangalore Central and Bangalore South, मंसूर अली खान, सौम्या रेड्डी, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनके बारे में और इनके इलेक्शंस के बारे में? ये बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है और टीम बेंगलुरु, हम तीनों एक टीम है और इस टीम में हम कांग्रेस बहुत अच्छा डिसीजन किया है कि ऐसे टीम बेंगलोर को दिया है। सौम्या रेड्डी एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छा काम किया है एमएलए के जब वो एमएलए थी, और मंसूर अली खान एजुकेशनिस्ट है, मैं प्रोफेसर था, पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ और एमपी भी था। सो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है टीम बेंगलुरु, हम वो मैसेज भी लोगों को दिया है और मेरे ख्याल में लोग सिर्फ मेरे लिए इकट्ठ अलोन अकेले वोट नहीं कर रहे। हमारा टीम के को देखकर हम तीनों को इधर बेंगलोर में थोड़ा एक्स्ट्रा वोट्स आएंगे क्योंकि हम दोनों इकट्ठे बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
वेरी मच। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी, जो बेंगलुरु नॉर्थ के कैंडिडेट। उनका इलेक्शन हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीतेंगे, और आपने पूरा इंटरव्यू में देखा किस तरह से उनके प्लान्स है। अब आगे समय बताएगा कि क्या होता है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।